जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। सुखोई Su-30 MKI फाइटर्स की फ्लीट का अपग्रेड प्रोग्राम हुआ शुरू। LAC पर चीन को काउंटर करने के लिए इंडियन आर्मी की सेंट्रल कमांड को भी किया जा रहा है फुली कॉम्पिटाइज। भारतीय विदेश मंत्री ने यूरोप में ही यूरोपियन कंट्रीज को दिखाया आईना। तेजस मार्क 1 फाइटर के लिए बनाए गए डिजिटल फ्लाई बाय वायर कंट्रोल सिस्टम का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण। और अफगान तालिबान ने पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांटने की दी धमकी। जानिए दुनिया के एक ऐसे मिलिट्री प्रोजेक्ट के बारे में जब बनाया गया था मानव इतिहास का सबसे बड़ा रेडियो एंटेना। क्या है इससे जुड़ी हुई कुछ रोमांचक कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज। प्रोजेक्ट वेस्टफोर्ड। वॉच थ्रिलिंग एपिसोड ऑफ द DS शो ओनली ऑन डिफेंस स्क्वाड मोबाइल ऐप। डाउनलोड नाउ। इकोनॉमिक टाइम्स की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक HAL ने DRDO के सपोर्ट के साथ इंडियन एयरफोर्स के Su-30 MKI फाइटर जेट्स की फ्लीट को अपग्रेड करने वाला जो प्रोग्राम है उसकी शुरुआत कर दी है। इस पूरी परियोजना की लागत है 60,000 करोड़ रुपीस और जिसके तहत इंडियन एयरफोर्स के मौजूदा Su-30 MKI फाइटर्स को नई स्वदेशी रडार्स, मिशन कंट्रोल सिस्टम्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटीज, नए स्वदेशी वेपन सिस्टम्स, तो इन सभी के साथ अपग्रेड किया जाएगा। और इस अपग्रेड प्रोग्राम में काफ़ी महत्वपूर्ण तरीके से प्राइवेट सेक्टर को भी शामिल किया जाएगा। और इस बात का कंफर्मेशन इकोनॉमिक टाइम्स को HAL के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर की तरफ से दिया गया है, जिसमें उनकी तरफ से कहा गया है कि इसमें प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट काफ़ी महत्वपूर्ण तरीके से होने वाला है। बाकी HAL इस अपग्रेड प्रोग्राम को लीड करेगी। इस परियोजना को 2 फेज में डिवाइड किया गया है। पहले फेज में नई एवियोनिक्स और रडार्स इंस्टॉल की जाएंगी और दूसरे फेज में एयरक्राफ्ट के फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम्स पर फोकस किया जाएगा। और इस अपग्रेड प्रोग्राम के तहत सुखोई फाइटर्स में इस्तेमाल होने वाले रशियन ओरिजिन के कई सारे कंपोनेंट्स स्वदेशी सिस्टम से रिप्लेस किए जाएंगे। यानी कि ये जो अपग्रेड प्रोग्राम है तो ये आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के तहत ही है और नए सिस्टम्स को इंटीग्रेट करने का जो कार्य है वो इसी वर्ष से शुरू हो जाएगा। बाकी इसके इनिशियल फेज में 90 सुखोई फाइटर्स को अपग्रेड किया जाना है। और भारत के इन सुखोई फाइटर्स के लिए स्वदेशी अपग्रेड वाला जो प्रोग्राम है तो ये भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट के लिए भी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। हालांकि सुखोई फाइटर के इस अपग्रेड प्रोग्राम में इंजन्स के अपग्रेड को लेकर कोई बात नहीं की गई है, लेकिन आपको बता दें कि इंडियन एयरफोर्स के जो Su-30 MKI फाइटर्स हैं जिसमें अभी AL-31FP टर्बोफैन इंजन्स इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इन इंजन्स में कई तरह की प्रॉब्लम्स भी हैं जो कि सुखोई फाइटर्स की फ्लीट की ऑपरेशनल अवेलेबिलिटी पर असर डालती है। और इसके इंजन्स की कुछ प्रॉब्लम्स की बात की जाए तो जैसे कि Su-30 MKI फाइटर्स के जो वर्तमान समय के इंजन्स हैं वो FOD यानी कि फॉरेन ऑब्जेक्ट डैमेज, तो इसके प्रति काफ़ी ज़्यादा संवेदनशील है। यानी कि जो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं जैसे कि डस्ट, सैंड, इन सभी को लेकर सुखोई फाइटर्स के मौजूदा इंजन्स काफ़ी ज़्यादा संवेदनशील हैं। और ये तो आप समझते होंगे कि भारत का मौसम कुछ ऐसा है जहाँ पे ये डस्ट, सैंड ये सभी आम बात है। और इसी तरह की कुछ और प्रॉब्लम्स भी हैं सुखोई फाइटर्स के मौजूदा इंजन्स में। और इसीलिए रशिया की तरफ से Su-30 MKI फाइटर्स के मौजूदा AL-31FP इंजन्स को उनके AL-41F-1S इंजन से रिप्लेस करने के लिए लगातार जोर भी दिया जा रहा है। और रशिया जो नए AL-41F-1S इंजन्स को पुश कर रहा है तो वो मौजूदा AL-31FP इंजन्स की तुलना में ज़्यादा थ्रस्ट जनरेट करते हैं। हालांकि सुखोई फाइटर्स के इंजन्स को अपग्रेड करने का प्लान भी पहले बनाया गया था जो कि सुपर सुखोई प्रोग्राम के तहत था, लेकिन ऐसी कोई ठोस इन्फॉर्मेशन देखने को नहीं मिली है जिससे कहा जा सके कि सुखोई फाइटर्स के इंजन्स को भी अपग्रेड करने की योजना फिलहाल निकट भविष्य में चल रही है। बाकी अगर आप चाहते हैं कि सुखोई फाइटर्स के मौजूदा इंजन्स में किस किस तरह की प्रॉब्लम्स है उस पर हम एक डिटेल वीडियो बनाएं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। और अगर इस वीडियो को 15,000 लाइक्स मिलते हैं तो हम इस पर एक स्पेशल वीडियो आप सभी के लिए जरूर लाएंगे। द प्रिंट की तरफ से जारी लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक LAC पर चाइनीज एग्रेशन को काउंटर करने के उद्देश्य के साथ अब इंडियन आर्मी ने इस बात का निर्णय लिया है कि अब वे अपनी सेंट्रल कमांड में एक नई कोर को शामिल करके इसे कॉम्बेटाइज करेगी। जिसका आसान शब्दों में कहने का मतलब यह है कि सेंट्रल कमांड के अंडर एक नई कोर बनेगी और उस कोर के पास अपनी खुद की एडिशनल आर्टिलरी, एविएशन, इंजीनियर ब्रिगेड्स और ऐसे ही बाकी के एलिमेंट्स शामिल रहेंगे। और द प्रिंट की रिपोर्ट के मुताबिक जिसमें सोर्सेस के हवाले से कहा गया है कि हेडक्वार्टर उत्तर भारत जो कि सेंट्रल कमांड के अंडर एक एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर्मेशन है तो उसी फॉर्मेशन को एक फुल फ्लेज्ड कोर में कन्वर्ट किया जाएगा और ये कहलाएगी 18 कोर। और ये कोर एक डिवीज़न और 3 इंडिपेंडेंट ब्रिगेड्स के साथ LAC का कार्यभार संभालेगी। और सेंट्रल कमांड की जो नई 18 कोर होगी तो इसके ब्रिगेड्स में जोशीमठ बेस 9 माउंटेन ब्रिगेड, पिथौरागढ़ बेस 119 ब्रिगेड और पोह बेस 136 ब्रिगेड शामिल रहेगी। और इसी नए बदलाव के साथ ही इंडियन आर्मी की सेंट्रल कमांड जिसके पास इंडिपेंडेंट ब्रिगेड्स और एक बड़ी ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट के अलावा कोई भी कोर नहीं थी तो अब ये भी इस 18 कोर के साथ फुली कॉम्पिटाइज्ड होगी। और फिर 18 कोर को रेस करने के साथ ही इंडियन आर्मी के पास टोटल 7 कोर हो जाएंगी जो कि डेडिकेटेड होंगी चीन के साथ लगी सीमाओं की सुरक्षा के लिए। तो भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी ने एक बार फिर से वेस्टर्न कंट्रीज को रियलिटी चेक दिया है। तो हुआ यह है कि म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के साइडलाइंस
जर्मन इकोनॉमिक डेली के साथ भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का एक इंटरव्यू हुआ और उस इंटरव्यू में भारतीय विदेश मंत्री से कई अलग अलग तरह के प्रश्न पूछे गए। तो उसमें से एक प्रश्न ये था कि यूरोप की अभी मौजूदा प्राथमिकता है यूक्रेन से रशियन ट्रूप्स को वापस भेजना और यूरोपियन कंट्रीज राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को इंटरनेशनल ऑर्डर के लिए एक बड़ा थ्रेट मानते हैं, लेकिन भारत ने हाल ही में रशिया के साथ और भी आर्म्स कॉपरेशन के लिए सहमति दी है। और क्या रशिया अभी भी भारत के लिए एक इंपॉर्टेंट आर्म सप्लायर है? तो इस पर भारतीय विदेश मंत्री का कहना था कि इन्वेंटरी के मामले में हाँ, क्योंकि बहुत सारी वेस्टर्न कंट्रीज हैं जिन्होंने लंबे समय से भारत की बजाय पाकिस्तान को आपूर्ति करना पसंद किया है। हालांकि पिछले 10 से 15 वर्षों में यूएसए के साथ इसमें बदलाव आए हैं और हमने अपनी परचेसेस को मेन सप्लायर्स के तौर पर यूएसए, रशिया, फ्रांस और इजराइल के साथ डाइवर्सिफाई किया है। इसके अलावा भारतीय विदेश मंत्री से इस इंटरव्यू में ये भी प्रश्न पूछा गया कि भारत रशिया से बहुत सारा ऑयल खरीद रहा है और जर्मनी में इस बात की आलोचना हो रही है कि ये रूस के खिलाफ लगाए गए प्रतिबंधों की प्रभावशीलता के लिए हानिकारक है। तो क्या आपको लगता है कि भारत रशिया के संबंध भारत और यूरोप के संबंधों पर बोझ है? तो इसका उत्तर देते हुए भारतीय विदेश मंत्री ने कहा कि हर कोई अपने रिलेशनशिप को अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के आधार पर कंडक्ट करता है और अगर आप आज़ादी के बाद भारत का इतिहास देखेंगे तो रशिया ने कभी भी भारत के हितों को नुकसान नहीं पहुंचाया है, जबकि रशिया का यूरोप, यूएस, चीन, जापान इन पावर्स के साथ जो रिलेशन रहा है उसमें हमेशा अप्स एंड डाउन्स देखे गए। लेकिन रशिया का भारत के साथ जो रिलेशन है वो हमेशा ही स्टेबल रहा है और हमेशा बहुत ही फ्रेंडली रहा है। और इसलिए आज के समय में रशिया के साथ जो हमारा रिलेशनशिप है तो वो हमारे पास्ट के एक्सपीरियंसेस के आधार पर ही है। और भारतीय विदेश मंत्री का ये भी कहना था कि दूसरों के लिए चीज़ें अलग थी और कॉन्फ्लिक्ट्स ने रिलेशनशिप को आकार दिया होगा, जैसे कि उदाहरण के तौर पर चीन के साथ हमारे पॉलिटिकली और मिलिट्रली दोनों ही तरह से जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है। फिर इसके बाद भारतीय विदेश मंत्री से ये प्रश्न पूछा गया कि क्या भारत ने 2020 में चीन के साथ जो उनका बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट हुआ था तो क्या आप उस कॉन्फ्लिक्ट में यूरोप का समर्थन चाहेंगे? तो इस प्रश्न का उत्तर भी भारतीय विदेश मंत्री ने बहुत ही स्मार्ट तरीके से दिया, जिसमें उनका ये कहना था कि मेरा पॉइंट ये है कि जैसे मैं ये उम्मीद नहीं करता हूँ कि यूरोप चीन के बारे में मेरे जैसा दृष्टिकोण रखेगा, वैसे ही यूरोप को भी ये समझना चाहिए कि मैं रूस के बारे में यूरोप के दृष्टिकोण के समान नहीं हो सकता हूँ। और हम ये मान लेते हैं कि हमारे रिश्तों में स्वाभाविक रूप से मतभेद होते हैं। और फिर उनसे ये भी पूछा गया कि रशिया के साथ रिलेशंस को लेकर जो हमारा डिफरेंस है तो क्या वो भारत और यूरोप के रिलेशंस में तनाव डालेगा? तो उस पर भारतीय विदेश मंत्री का कहना था कि दोनों पक्षों ने अपनी अपनी पोजीशंस को क्लियरली कम्युनिकेट किया है और किसी ने भी अपने मतभेदों पर जोर नहीं दिया है, लेकिन हाँ मतभेद जरूर है। जैसे कि एनर्जी वाले इशू को अगर लेते हैं तो जब यूक्रेन में लड़ाई शुरू हुई थी तो यूरोप ने अपनी एनर्जी प्रोक्योरमेंट का एक बड़ा हिस्सा मिडिल ईस्ट में शिफ्ट कर दिया था और तब तक ये भारत और अन्य देशों के लिए एक मेन सप्लायर था। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए था? क्योंकि उसमें हुआ ये कि अधिकतर केसेस में जो हमारे मिडिल ईस्ट के सप्लायर्स थे तो उन्होंने यूरोप को प्राथमिकता देना शुरू कर दिया, क्योंकि यूरोप हमारी तुलना में उन्हें ज़्यादा पैसे दे रहा था। तो यहाँ पे यही होता कि या तो हमारे पास कोई भी एनर्जी नहीं होती, सब कुछ उनके पास चला जाता, या फिर हमें यूरोप से अधिक भुगतान करना पड़ता क्योंकि यूरोप ऑलरेडी हमसे ज़्यादा भुगतान कर रहा था। और इसलिए अगर भारत रशिया की तरफ गया तो निश्चित रूप से भारत ने इस एनर्जी मार्केट को स्टेबलाइज किया है। और वो कैसे? अगर मान लीजिए रशिया से कोई भी क्रूड ऑयल नहीं खरीदता, हर कोई क्रूड ऑयल अदर कंट्री से ही खरीदना प्रेफर करता, तो ऐसे में एनर्जी मार्केट की जो कीमत थी वो एकदम से बढ़ती और वो बहुत ज़्यादा बढ़ती, और जिससे जो ग्लोबल इन्फ्लेशन है वो और ज़्यादा होता और वो लोअर इनकम वाली कंट्रीज़ के लिए एक बड़ा पॉलिटिकल इशू बनता। तो अगर एक तरह से देखा जाए तो इस पूरे मामले पर भारत ने पूरी दुनिया को स्टेबल करके रखा हुआ है। और रही बात यह कि भारत के जो रशिया के साथ रिलेशन रहे तो वो रशिया पर लगाए गए प्रतिबंधों के लिए हानिकारक थे। तो अगर ऐसा था तो यूरोप को रशिया के साथ पूरी तरह से अपने सभी इकोनॉमिक रिलेशंस को रोक देना चाहिए था, लेकिन यूरोप ने ऐसा नहीं करा। तो अगर यूरोप इतना कन्विंस्ड है और उनके प्रिंसिपल्स इतने इंपॉर्टेंट हैं तो उन्होंने रिलेशंस को इतने जेंटल तरीके से खत्म होने क्यों दिया? यहाँ पे क्यों पाइपलाइन गैस, इंडिविजुअल कंट्रीज़ और ऐसी बाकी के लिए एक्सेप्शंस रखे गए? और यही वो चीज़ें जो गवर्नमेंट करती है और उन्हें पॉलिटिक्स मैनेज करनी होती है, इस बात को ध्यान में रखकर कि उसका असर लोगों पर क्या पड़ेगा। बाकी भारतीय विदेश मंत्री का क्लियरली कहना था कि भारत चाहता है कि रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट जल्दी खत्म हो, क्योंकि हर कोई इससे सफ़र कर रहा है। रही बार इसे मध्यस्थता करने की तो भारत थ्योरेटिकली इसमें मध्यस्थता कर भी रहा है और कई सारे स्पेसिफिक इश्यूज़ हैं जिसमें भारत ने ऑलरेडी हेल्प करी है। बाकी इस पूरे इंटरव्यू में प्रोजेक्ट 75i वाले प्रोग्राम की बात भी की गई है, जिसमें जर्मनी की थाइसन क्रब भी आखिरी 2 सप्लायर्स में से एक है। तो इस पर भारतीय विदेश मंत्री का कहना था कि इसको लेकर भी बातचीत जारी है और अभी इस चीज़ को थोड़ा समय लगेगा। बाकी भारतीय विदेश मंत्री के इस पूरे इंटरव्यू से एक बात तो समझ में आ गई है कि हमारे विदेश मंत्री अपने फील्ड के पक्के खिलाड़ी हैं। और आज का लाइक भारतीय विदेश मंत्री के नाम। कल 19 फरवरी को तेजस मार्क 1 फाइटर के लिए बनाए गए डिजिटल फ्लाई बाय वायर फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया गया था। और इस उड़ान परीक्षण के लिए इस डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर सिस्टम को तेजस के LSP-7 प्रोटोटाइप में इंटीग्रेट किया गया था। और फिर उसके बाद इस फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम के साथ इस LSP-7 ने सफलतापूर्वक उड़ान भरी। बाकी आपको बता दें कि जो सिस्टम है ये स्वदेशी तौर पर एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट द्वारा विकसित किया गया है और इसमें कई सारे एडवांस फीचर्स इंक्लूड हैं।
और इसकी टेस्टिंग के दौरान इसके सभी क्रिटिकल पैरामीटर्स और परफॉर्मेंस को सफलतापूर्वक वैलिडेट किया गया। और जैसे कि ऑलरेडी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं कि अगले महीने मार्च में जो LC तेजस मार्क 1 फाइटर है वो इंडियन एयरफोर्स को हैंडओवर किया जाएगा। बाकी तेजस मार्क 1 फाइटर के इस डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर की जो पहली उड़ान है तो उसे नेशनल फ्लाइट टेस्ट सेंटर के विंग कमांडर सिद्धार्थ सिंह KMJ ने परफॉर्म किया था। मिलन 2024 एक्सरसाइज की शुरुआत हो चुकी है और इसी बीच आज सोमवार को एक मीडिया इंटरेक्शन में इंडियन नेवी चीफ एडमिरल R हरिकुमार की तरफ से ये भी कहा गया कि इंडियन नेवी किसी को भी इंडियन ओशन रीजन की सिक्योरिटी और सेफ्टी को बाधित करने नहीं देगी और अगर किसी ने भी यहाँ पे पायरेसी करने का प्रयास किया तो उसे इंडियन नेवी एक बहुत ही कड़ा सबक सिखाएगी। और इंडियन नेवी चीफ ने इस बात पर भी जोर दिया कि 2047 तक इंडियन नेवी पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनेगी और उन्होंने साथ ही साथ भारत की इंडस्ट्रीज को ये गोल अचीव करने में मदद करने के लिए भी आग्रह किया। और उनका साफ कहना था कि आत्मनिर्भरता का मतलब है कि हर एक शिप, हर एक सबमरीन, हर एक एयरक्राफ्ट, हर एक वेपन सिस्टम भारत में मैन्युफैक्चर किया जाए। बाकी इसके अलावा एक अपडेट यह है कि आज मंगलवार को US के डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मिस्टर रिचर्ड R वर्मा की तरफ से कहा गया कि पन्नू वाले मामले पर भारतीय ऑफिशियल्स की शामिल होने वाले आरोपों के चलते अमेरिका भारत के साथ लगातार एंगेज रहेगा और इस पूरे मामले पर इंडियन कमेटी की इन्वेस्टिगेशन की फाइंडिंग्स का उन्हें इंतजार है। वैसे आपको बता दें कि US ऑफिशियल्स पन्नू को अपने नागरिक के तौर पर तो देख रहे हैं और उसकी इतनी वकालत भी करने में लगे हैं। तो आपको बता दें कि US का यही नागरिक जो कि खालिस्तानी आतंकी है तो वो भारत में चल रहे फार्मर प्रोटेस्ट का फ़ायदा उठाने की कोशिश में है और एक वीडियो के माध्यम से उसने ये कहा है कि वो पाकिस्तान के माध्यम से प्रोटेस्ट कर रहे फार्मर्स के लिए हथियार भेजेगा और अपने वीडियो के माध्यम से वो किसानों को हरियाणा और पंजाब पुलिस के खिलाफ हिंसक होने के लिए उकसा रहा है। और इसलिए अमेरिका को ध्यान देना चाहिए कि वो पन्नू जैसे आतंकी को अभी भी एक नागरिक के तौर पर क्यों बचा रहे हैं। बाकी अगर आतंकियों की बात हो ही गई है तो चलिए पाकिस्तान की बात भी कर लेते हैं। तो हुआ यह कि पाकिस्तान को अफगान तालिबान से धमकी मिली है जिसमें अफगानिस्तान में तालिबान के डेप्यूटी मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स शेर मोहम्मद अब्बास की तरफ से कहा गया कि जो पाकिस्तान है वो डूरन लाइन को मान्यता देता है लेकिन हम इस डूरन लाइन को कोई मान्यता नहीं देते हैं और इस लाइन के उस पार भी अफगानिस्तानी है। हालांकि जो तालिबान है वो खैबर पख्तूनख्वा और फाटा के कुछ इलाकों पर शुरू से ही अफगानिस्तान का दावा करता आ रहा है लेकिन ये विवाद अभी चरम पर इसलिए पहुंचा है क्योंकि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के शरणार्थियों को वापस भेजना शुरू किया है। और एक इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि अब तो अफगान तालिबान ने भी कह दिया कि पाकिस्तान लगातार अपने देश में आतंकियों को पनाह देता है और भारत समेत कई देशों में आतंकियों को भेजने का प्रयास करता है। और तालिबान के मिनिस्टर्स तो पाकिस्तान को ये भी धमकी पहले दे चुके हैं कि पाकिस्तान के विभाजन का एक बार फिर से इतिहास दोहराया जाएगा और पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांट दिया जाएगा, बिल्कुल वैसा ही जैसा कि 1971 में हुआ था। बाकी अगर आपको पाकिस्तान और अफगान तालिबान के बीच का ये लव हेट रिलेशनशिप अच्छे से समझना है तो उसके लिए हम आपको रिकमेंड करेंगे डिफेंस साइट पर अपलोड की गई एक स्पेशल वीडियो जिसमें हमने एक्सप्लेन किया कि कैसे भारत और बाकियों को परेशान करने के लिए पाकिस्तान ने ही तालिबान को बढ़ावा दिया, उसे सपोर्ट किया और अब तालिबान ही पाकिस्तान पर बैकफायर हो गया। यानी कि अब एक तरह से अफगान तालिबान को पाकिस्तान के उस चाइनीज़ फॉल्टी वेपन की तरह ले सकते हैं जिसे पाकिस्तान ने अपने पैसे लगाकर खरीदा, उसे इंस्टॉल किया, उसकी मेंटेनेंस करी, उसको सपोर्ट किया, लेकिन जब उससे अपने दुश्मन फायर करने का प्रयास किया तो फायर आगे होने के बजाय पीछे हो गया, यानी कि बैकफायर हुआ और उससे पाकिस्तान को ही डैमेज पहुंचा। तो वैसे तो हमने पाकिस्तान और अफगान तालिबान का रिश्ता आपको आसान शब्दों में समझा दिया, लेकिन फिर भी डिटेल में समझने के लिए डिफेंस इनसाइट चैनल पर जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। और वैसे हमें बताया कि इस न्यूज़ को लेकर कुछ कमेंट्स आएंगे जो हमारे पड़ोसी होंगे तो उन्हें हम एक ये स्पेशल अपडेट देना चाहेंगे कि भारत के जो टाटा ग्रुप कंपनीज हैं तो उसका जो ये साइज़ है ना 365 बिलियन US डॉलर्स तक हो गया और जबकि पाकिस्तान की जो पूरी GDP है वो 341 बिलियन US डॉलर्स है। यानी कि आसान शब्दों में कहने का मतलब यह है कि भारत के जो टाटा ग्रुप है वो पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी से बड़ी हो गई है। और खैर बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2006 में सियाचिन में एवलांच में नायक शिवानंद ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हुए कैप्टन तुषार महाजन, कैप्टन पवन कुमार, लांस नायक ओम प्रकाश, कांस्टेबल RK राणा और हेड कांस्टेबल भोला सिंह ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। और हमारे कैप्टन तुषार महाजन, कैप्टन पवन कुमार और लांस नायक ओम प्रकाश को मरणोपरांत शौर्य चक्र से भी सम्मानित किया गया। और आपके लिए आज का प्रश्न यह है कि अर्जुन मार्क 1A में अर्जुन मार्क 1 की तुलना में टोटल कितने तरह के इंप्रूवमेंट्स किए गए हैं। समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आपने अभी तक डिफेंस स्क्वाड की मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो आज ही डाउनलोड करें और एनुअल सब्सक्रिप्शन पर पाएं 50% डिस्काउंट। बाकी अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। हम जल्द ही मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।